एफएमडी प्लानेट पेश करता है मेकिंग ऑफ पाम जुमेरात दुबई। अरेबियन गल्फ में लगभग 5.5 किलोमीटर तक फैला दुनिया का सबसे साहसिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट पाम जुमेरात इतना विशाल है कि इसे अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। इसे बनाने में रेत और बड़ी बड़ी चट्टानों का उपयोग किया गया है। भूकंप और समुद्री तूफानों के खतरनाक अलर्ट भी इस प्रोजेक्ट पर कोई असर नहीं डाल पाए। इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में इंजीनियरों को लगातार प्राकृतिक शक्तियों के साथ युद्ध करना पड़ा था। ये एक ऐसी विशाल संरचना है जिसे तैयार करना इंजीनियरों को भी असंभव लग रहा था, और आज पाम जुमेरात शान से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। दोस्तों, दुबई के इस शानदार आयरलैंड पाम जुमेरात के निर्माण की स्टोरी को समझने के लिए कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। बात सन 2001 की है। दुबई दुनिया के सबसे विशाल मानव निर्मित आयरलैंड में से एक का निर्माण शुरू करता है। इसका निर्माण करना इंजीनियरों के लिए एक बहुत कठिन काम था, क्योंकि ये एक ऐसा निर्माण था जो समुद्र के अंदर किया जाना था और जिसे बनाने में कंक्रीट और सीमेंट की बजाय प्राकृतिक सामग्री जैसे रेत और चट्टानों का उपयोग किया जाना था। इस परियोजना के मैनेजर बॉब बर्गर के अनुसार यह एक बहुत कठिन काम था, क्योंकि जब हम रेत को पानी में डालते हैं तो तेज़ लहरों के कारण वो अपनी जगह पर रुक नहीं पाती है, और हमको हर दिन उस चीज़ को बचाने की कोशिश करनी पड़ती थी जो हम बनाते थे। दुबई एक ऐसा छोटा राज्य था जो अपने तेल के मुनाफे पर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा था। ये अरब अमीरात अरब दुनिया का सबसे अमीर राज्य था। लेकिन दोस्तों, दुबई हमेशा से इतना अमीर नहीं था। लगभग 50 साल पहले दुबई की पहचान एक व्यापारिक शहर के तौर पर की जाती थी, और लगभग आधी सदी से दुबई अपना व्यापार करता आ रहा था। लेकिन तेल की खोज के बाद इसकी पहचान सोने और तेल के व्यापार केंद्र के रूप में होने लगी, जिससे दुबई बहुत तेज़ी के साथ मालामाल होता चला गया। लेकिन फिर एक समस्या सामने आ गई। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने बताया कि अगर इसी तेज़ी से तेल निकाला गया तो 2016 तक दुबई की धरती से तेल समाप्त हो जाएगा, और ये स्थिति दुबई की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए एक आपदा सिद्ध होगी। इससे बचने के लिए दुबई को नया आय का स्रोत ढूंढना था। इसी को ध्यान में रखते हुए दुबई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए $2 अरब की एक योजना तैयार की, और यह योजना अपने देश को दुनिया का नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की थी। और इस योजना पर काम करते हुए उन्होंने दुनिया का नंबर 1 लग्जरी पर्यटन स्थल तैयार करने का आदेश दे दिया। इस प्रकार दुबई के क्राउन प्रिंस ने एक इतिहास बनाने का ठान लिया कि जो उसने चाहा उसे पा लिया। इससे पहले दुबई में दुनिया का सबसे लग्जरियस होटल बुर्ज अल अरब तैयार किया जा चुका था, और अब बारी थी कुछ सबसे ऊंची इमारतों को तैयार करने की। लेकिन फिर क्राउन प्रिंस को एक विचार आया कि क्यों न दुबई को एक बड़े पैमाने पर टूरिज्म केंद्र के रूप में तैयार किया जाए। उन्होंने सोचा कि दुबई में वर्ष के हर दिन चमकदार सूरज निकलता है, यहाँ के समुद्र तट शानदार हैं और समुद्र का नीला पानी प्रदान करते हैं। यहाँ पर प्रतिवर्ष लगभग 5 मिलियन पर्यटक आते हैं, तो क्यों न इन पर्यटकों को बढ़ाकर लगभग 15 मिलियन किया जाए। लेकिन इस योजना में एक समस्या थी। समस्या ये थी कि दुबई का समुद्र तट केवल 72 किलोमीटर लंबा है। इस कारण इन 3 गुने पर्यटकों के लिए यहाँ के तटों पर पर्याप्त जगह नहीं थी। अब सवाल ये था कि इस 72 किलोमीटर लंबी तट रेखा को कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसे बढ़ाने के लिए क्राउन प्रिंस ने एक विशाल आयरलैंड बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो चाहते थे कि इस आयरलैंड को 2006 तक पूरा कर लिया जाए। ये कठिन कार्य सुल्तान अहमद बिन सालेह को सौंपा गया। शुरू में उन्होंने कागज़ों पर एक गोलाकार आयरलैंड का नक्शा तैयार किया। इस गोलाकार आयरलैंड से तटरेखा 7 किलोमीटर तक बढ़ जाने वाली थी, लेकिन दुबई के क्राउन प्रिंस के लिए ये 7 किलोमीटर पर्याप्त नहीं थे। इसलिए क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम ने इस गोलाकार आयरलैंड के नक्शे में खुद ही बदलाव किया, और बदलाव करते करते इसे एक पाम ट्री का आकार दे दिया, जिससे समुद्र तट का आकार 56 किलोमीटर तक बढ़ गया, जो गोलाकार द्वीप से लगभग 8 गुना अधिक था। और दुनिया में कहीं भी इस आकार का आयरलैंड नहीं बनाया गया था। यह परियोजना अविश्वसनीय और असाधारण थी। इस पाम आयरलैंड पर लग्जरी विला, शॉपिंग मॉल और रेस्तरां बनाए जाने थे। साथ ही इसमें 22 लग्जरी होटल भी बनाए जाने थे। इसे बनाने का सबसे आसान तरीका इसमें सीमेंट और स्टील का उपयोग करके हो सकता था, लेकिन क्राउन प्रिंस ऐसा नहीं चाहते थे। उनका प्लान इसे बनाने में प्राकृतिक सामग्री का उपयोग करने का था, जिसमें रेत और चट्टानों का उपयोग करना था। इस पाम आयरलैंड को समुद्र की तेज़ लहरों से बचाने के लिए एक अर्धचंद्राकार रचना बनाने की ज़रूरत थी।
जिसमें 94 क्यूबिक मीटर रेत और 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर चट्टानों का इस्तेमाल करना पड़ा था। इसे बनाने के लिए दुबई को दुनिया के श्रेष्ठ इंजीनियरों की ज़रूरत थी। जब होनहार इंजीनियर्स की तलाश की गई तो उत्तरी यूरोप और हॉलैंड के विशेषज्ञों पर यह तलाश खत्म हुई। डच टीम को इस काम के लिए बुक कर लिया गया। इन विशेषज्ञों को सबसे पहले ये पता लगाना था कि इस तरह का आयरलैंड अरब की खाड़ी में बनाया जा सकता है या नहीं। इसमें सबसे पहले दुबई के तूफानों के कारण लहरों की ऊंचाई की गणना की गई। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र के लेवल पर प्रभाव को समझा गया। ज्वार और भाटा का प्रभाव नापा गया। लेकिन सभी इंजीनियर्स के लिए सबसे बड़ा खतरा दुबई के समुद्र में उठने वाली विशाल लहरें थी, जो तेज हवाओं के कारण तेजी के साथ समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं और ये लहरें अपने रास्ते की हर चीज़ को नष्ट कर सकती थी। इसके बावजूद इंजीनियर्स का अनुमान था कि दुबई इस प्रकार के आइलैंड बनाने के लिए एक परफेक्ट जगह थी। दुबई की यह खाड़ी केवल 30 मीटर गहरी है और लगभग 160 किलोमीटर चौड़ी है। इंजीनियर्स यह भी जानते थे कि हर सर्दियों में यहाँ पर तूफान आते हैं और ये उत्तरी दिशा से आने वाले तूफान तेज हवाओं के साथ साथ लगभग 2 मीटर ऊंची लहरें भी लाते हैं, जो यहाँ बनाई जाने वाली स्ट्रक्चर को बर्बाद कर सकती थी। खोजकर्ताओं को कुछ ऐसे तूफानों को भी ध्यान में रखना था जो लगभग 100 सालों में एक बार आते हैं। टीम ध्यानपूर्वक अपना काम करती है और कैलकुलेशन के बाद प्लान तैयार करती है। इस आयरलैंड को ऊंची लहरों से बचाने के लिए 3 मीटर ऊंचा और 11.5 किलोमीटर लंबा एक ब्रेक वाटर बनाया जाना ज़रूरी था, जिससे समुद्र से उठने वाली खतरनाक लहरों के वेग को रोका जा सके। दोस्तों, वास्तव में ये मेगा स्ट्रक्चर तैयार करना इंजीनियर्स के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि दुबई सरकार इसे जल्दी से जल्दी शुरू कर देना चाहती थी। वो इसके लिए रिसर्च के पूरा होने का भी इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। लेकिन ये एक खतरनाक जुआ भी साबित हो सकता था, क्योंकि तेज़ लहरें किए किराए पर पानी फेर सकती थी और फिर इसे पूरा करने के लिए इन्हें सिर्फ 5 साल दिए गए, जबकि इस तरह की स्ट्रक्चर तैयार करने में 15 साल लग सकते हैं। इस योजना के प्रोजेक्ट मैनेजर बॉब बर्गर थे। अगस्त 2001 को ब्रेक वाटर बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन टीम को समुद्र में उतार दिया गया। उनके पास 11.5 किलोमीटर लंबी समुद्री दीवार बनाने के लिए सिर्फ 2 साल का समय था। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम शुरू किया, मानो मुसीबतें शुरू हो गई। 11 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवाद का हमला हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप मध्य पूर्व में पर्यटन बंद हो गया। लेकिन क्योंकि पाम आइलैंड का काम पहले ही शुरू हो गया था, इसलिए दुबई की सरकार को लगा कि शोध के नाम पर खर्च किए गए लाखों डॉलर व्यर्थ हो गए हैं, क्योंकि अब कोई भी पश्चिमी देशों की यात्रा पर नहीं जाना चाहता था। इसके बावजूद दुबई के क्राउन प्रिंस इस काम को जारी रखने का आदेश देते हैं और नवंबर 2001 में स्ट्रक्चर को बनाने का काम पुनः शुरू कर दिया जाता है। इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के लिए भारी मशीनों का एक बड़ा दल अपने काम में तेज़ी के साथ लग जाता है। उनका लक्ष्य सबसे पहले ब्रेक वाटर तैयार करना था, जिससे आने वाली लहरों के वेग को रोका जा सके। इसके लिए सबसे पहले समुद्र तल का निर्माण करना था, जिसमें 7.4 मीटर की रेत की एक परत तैयार की जाती है। फिर इसके ऊपर राख का एक ढेर सारा मलबा गिरा दिया जाता है। ये चट्टानों का मलबा समुद्र में 4 मीटर तक पानी के बहाव को रोकेगा और इसे 3 मीटर समुद्र तल के ऊपर तक उठाना होगा। ये द्वीप की समुद्री सुरक्षा की शुरुआत होगी, जिसके बिना इस द्वीप का अस्तित्व अकल्पनीय था। ये ढलानदार राख पत्थरों की दीवारें समुद्र में लहरों के वेग को कम कर देती हैं। इसमें इस्तेमाल किए गए पत्थर के प्रत्येक बोल्डर का वजन कम से कम 6 टन तक होता है। ये बोल्डर पहाड़ों को ब्लास्ट से तोड़कर यहाँ लाए गए थे। इन पत्थरों को अपनी जगह पर जमाने के लिए किसी सीमेंट या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि उनको साइज और वेट के हिसाब से उनकी जगह पर बैठा दिया गया था। ये पत्थर पानी के अंदर सही जगह पर बैठ रहे हैं या नहीं, इसे श्योर करने के लिए गोताखोरों की मदद ली जाती है। इन गोताखोरों का काम पत्थरों की हर गतिविधि पर नज़र रखना था। जनवरी 2002 तक इस ब्रेक वाटर का लगभग 4.5 किलोमीटर का हिस्सा तैयार हो जाता है, जो इस परियोजना से संबंधित हर व्यक्ति को रोमांचित कर देता है। इसके बाद इंजीनियर्स बहुत से ख़राब मौसम और तूफानों का सामना करते हुए काम को आगे बढ़ाते रहते हैं, लेकिन निर्माण कार्य अपने लक्ष्य से अब लगभग 3 सप्ताह पीछे चल रहा था, जिससे टीम पर दबाव बढ़ गया था। 5.5 किलोमीटर ब्रेक वाटर तैयार हो जाने के बाद पाम आइलैंड पर भी काम शुरू कर दिया गया था और अब पाम आइलैंड आकार लेने लगा था। कार्य को पूरा करने की डेडलाइन 2006 दी गई थी, जिसके लिए अब केवल 2.5 साल का समय बचा था। इसीलिए ब्रेक वाटर के साथ साथ पाम आइलैंड पर भी काम शुरू किया गया था, जबकि दोनों पर साथ काम जारी रखना इंजीनियर्स के लिए एक अच्छी स्थिति नहीं थी। लेकिन इंजीनियर्स के पास इसका कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि समय सीमा निर्धारित थी।
अप्रैल 2002 तक ब्रेक वाटर की 3 मीटर ऊंची दीवार समुद्र से बाहर आ चुकी थी। अब आयरलैंड को तैयार करने के लिए एक टीम गठित की जाती है, जिसका काम पाम आयरलैंड को बनाने के लिए लगभग 94 मिलियन घन मीटर स्पेशल समुद्री रेत को तलाश करना था। दोस्तों, वैसे तो दुबई के पास बहुत सारा रेत है, लेकिन ये रेत आयरलैंड को बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इस रेत के पार्टिकल आपस में बंधकर चिपक नहीं पाते हैं और ये रेत बड़ी आसानी से पानी में बह जाती है। आयरलैंड के लिए उपयुक्त रेत समुद्र में लगभग 6 नॉटिकल मील की दूरी पर खोज ली गई। आधुनिक मशीनों का उपयोग करते हुए समुद्री तल की ये रेत कंस्ट्रक्शन साइट तक लाई जाती है और तकनीक की सहायता से इसे कंस्ट्रक्शन प्लाट पर पहुंचाया जाता है। ये काम दिन रात 24 घंटे चलाया जाता है और आयरलैंड धीरे धीरे बनता चला जाता है। देखते देखते ये आयरलैंड 4 मीटर ऊंची रेत की पट्टी के रूप में उभर कर सामने आ जाता है। इस आयरलैंड पर दुबई अपनी प्राइवेट सैटेलाइट से भी नज़र रख रहा था और सैटेलाइट की तस्वीरें बता रही थी कि आयरलैंड अपने सही मार्ग पर तैयार हो रहा था। जब दुनिया ने देखा कि दुबई का पाम आयरलैंड वास्तव में तैयार हो रहा है और साथ ही 9/11 के हमले के बाद यूएई मध्य पूर्व में एक सुरक्षित जगह के रूप में उभर रहा है, तो इसके समुद्र तट फिर से सैलानियों से भरने शुरू हो गए और व्यापार भी तेज़ी से बढ़ने लगा था। क्राउन प्रिंस ने काम जारी रखने पर जो जुआ खेला था वो कामयाब होता नजर आ रहा था, लेकिन काम पूरा होना अभी बाकी था। 2 टीमें लगातार काम पर लगी थी, जिसमें एक टीम ब्रेक वाटर का निर्माण कर रही थी तो दूसरी रेत का द्वीप तैयार कर रही थी। दोनों टीमें संतुलन बनाकर लगातार काम कर रही थी और बहुत सी बाधाओं के बावजूद कार्य समय पर होता जा रहा था। लेकिन अभी इंजीनियरों के सामने चुनौतियां आनी बाकी थी, क्योंकि ये आयरलैंड रेत से तैयार किया गया था और रेत पानी के सामने स्थायी नहीं रह पाती है। इसे मजबूत बनने में काफ़ी समय लगता है। याद रहे, इस शानदार द्वीप पर लगभग 1,20,000 लोगों के लिए शहर बसाना था और उन लोगों की सुरक्षा बिल्डिंगों की मजबूत नींव पर निर्भर करती है। इसलिए इस विशाल रेत के द्वीप को चट्टानों जैसा ठोस और दमदार बनाया जाना ज़रूरी था। 1 वर्ष के बाद ब्रेक वाटर का लगभग 2/3 हिस्सा पूरा कर लिया गया था और इस समुद्री रक्षा के पीछे रेत से बने 9 पाम के पत्ते भी तैयार कर लिए गए थे। टीम अब काम को पूरा करने की दिशा में दौड़ लगा रही थी। तभी इंजीनियरों को एक समस्या नज़र आती है और इस समस्या के कारण पूरा प्रोजेक्ट खतरे में पड़ जाता है। देखा यह जाता है कि समुद्र का पानी इस विशाल संरचना के अंदर घूम नहीं रहा था जैसा कि योजना बनाई गई थी। पानी स्थिर होने पर इसमें दुर्गंध पैदा होने का खतरा था। इसके लिए इंजीनियरों ने समाधान ढूंढना शुरू किया और सौभाग्य से उन्हें समाधान जल्दी ही मिल गया। इसके लिए ब्रेक वाटर दीवार में 2 जगह पर ब्रेक वाटर ब्रिज तैयार किए गए, जिससे ताज़ा पानी ज्वार और भाटा के रूप में दिन में 2 बार इस संरचना में प्रवेश करने लगा और दुर्गंध का खतरा समाप्त हो गया। अगस्त 2003 तक ब्रेक वाटर तैयार हो जाता है। इसे बनाने में लगभग 5.5 मिलियन क्यूबिक मीटर पत्थर की चट्टानें इस्तेमाल हुई थी और जो पूरी ताकत से समुद्र के हमलों को रोक रही थी। इसके 2 महीने के बाद आयरलैंड का काम भी पूरा हो गया था। इसे बनाने में 94 मिलियन क्यूबिक मीटर रेत पंप करनी पड़ी थी। अब पाम आयरलैंड अपना आकार ले चुका था और इस विशाल इंजीनियरिंग का पहला चरण समय पर पूरा हुआ था। लेकिन टीम के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी था। अब बिल्डिंग्स के लिए नींव बनाने का काम किया जाना था और इसमें क्राउन प्रिंस के सपने के अनुसार 4,500 घर और अपार्टमेंट बनाना, साथ ही होटल और शॉपिंग मॉल तटों के किनारे बनाए जाने थे। लेकिन आगे एक बड़ी समस्या खड़ी थी। दोस्तों, रेत पर भवन निर्माण करना आसान नहीं होता है, क्योंकि यह रेत समुद्र में मशीनों द्वारा छिड़क कर फेंका गया था, इसलिए यह ढीला और असंबद्ध था और शहर की बिल्डिंगों को सहारा देने के लिए एक मजबूत आधार की ज़रूरत होती है। इसलिए आयरलैंड की रेत को ठोस बनाने के लिए इंजीनियरों को कोई तरीका ढूंढने की ज़रूरत थी। कोई ऐसा तरीका जिससे कम से कम रेत की ऊपरी सतह कंप्रेस होकर मजबूत हो जाए। वैसे तो समय बीतने के साथ साथ ये स्वयं ही कंप्रेस हो जाती है, लेकिन समय कम होने के कारण इस शानदार पाम द्वीप को मजबूती देने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई गई उसे वाइब्रो कंप्रेशन कहा जाता है। जनवरी 2004 में इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 मशीनें लगाई गई, जो आयरलैंड पर हर तरफ 24 घंटे काम कर रही थी। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए द्वीप की सतह पर ज़मीन में 2 लाख से अधिक छेद किए गए। इनमें वाइब्रेटर की मदद से मिट्टी को सघन किया गया, जिससे मिट्टी की मजबूती बढ़ती है। प्रोजेक्ट शुरू होने के लगभग 2.5 साल बाद मार्च 2004 को पाम जुमेरा आयरलैंड बिल्डिंग बनाने के लिए तैयार हो जाता है। हज़ारों ट्रक, क्रेन और मजदूर द्वीप पर कंस्ट्रक्शन के लिए उतर जाते हैं। उन्हें गैस के पाइप, बिजली के केबल, पानी की आपूर्ति और सीवर लाइंस का निर्माण करते हुए इमारतों का भी निर्माण करना था।
और इस पूरे शहर को बनाने के लिए समय था सिर्फ 2 वर्ष, जो कि असंभव लग रहा था। इस कार्य की प्रोजेक्ट मैनेजर हार्चिसन के लिए इतने कम समय में इस प्रोजेक्ट को पूरा करना एक बुरा सपना था। 840 बसें, 40,000 एशिया की मजबूत लेबर और 12-12 घंटे की 2 शिफ्टों में काम करके लाखों टन स्टील और कंक्रीट इस्तेमाल करते हुए इंजीनियर्स पाम जुमेरा को बनाने में लगे हुए थे। लेकिन 2004 में उस समय डेवलपर पर प्रेशर बढ़ गया जब पाम जुमेरा पब्लिक के लिए खोल दिया गया। लगभग सभी घर 3 दिनों में बिक जाते हैं। इसमें सबसे महंगा घर $1.2 मिलियन में बिका था। खरीदारों में दुनिया के मशहूर लोग शामिल थे। ऐसा लगता था मानो दुनिया का हर करोड़पति पाम आइलैंड पर घर खरीदना चाहता था। अब इंजीनियर्स पर क्राउन प्रिंस द्वारा दुनिया को दी गई डेडलाइन 2006 तक लग्जरी स्थान देने का दबाव था और ऊपर से ये डिज़ाइन मूल डिज़ाइन से बड़ा होता चला जा रहा था। अब इस डिज़ाइन में 1.6 किलोमीटर और बढ़ाते हुए लगभग 8,000 विला और अपार्टमेंट, 220 शॉपिंग मॉल और रेस्तरां बढ़ा दिए गए थे। इसके साथ ही इसमें 36 मंजिला पाम टावर भी बनाया जाना था और 450 डीलक्स अपार्टमेंट के लिए भी जगह की ज़रूरत थी। इसलिए अब इन सब को पूरा करने के लिए नई डेडलाइन 2008 दे दी गई। पाम जुमेरा के तैयार होने से पहले ही दुबई के क्राउन प्रिंस इसकी सफलता से उत्साहित थे और अब वो 2 और आयरलैंड बनाना चाहते थे, जिसमें प्रत्येक आयरलैंड अपने पहले आयरलैंड से बड़ा होने वाला था। इनमें से एक पाम जबल अली भी पाम जुमेरा की तरह ही बनाया गया, जो पाम जुमेरा से 2 गुना बड़ा था और जिसका व्यास 8 किलोमीटर था। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में हमसे साझा ज़रूर करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, जय हिंद।